आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास के क्लास में। प्राचीन इतिहास के अंदर आज हम लोग कवर करने वाले हैं महाजनपद को। महाजनपद को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसके पहले जो पिछली क्लास आई थी उसमें हम लोग कवर किए थे प्राचीन धार्मिक आंदोलन को। प्राचीन धार्मिक आंदोलन के अंदर हम लोग इन सभी धर्मों के बारे में पढ़ा था और ये जो सभी धर्म आया था इसके पीछे कारण था वैदिक सभ्यता। क्योंकि वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता के अंत तक यानी आपको 600 BC तक जो क्या हुआ था उस समय चल रहा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था तो बहुत सारे आपके फैल गए थे धार्मिक यज्ञ कर्म कांड और इन्हीं कर्म कांडों को मिटाने के लिए जो है नए नए धर्मों का विकास हुआ था, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ये सभी धर्म आए थे। और एक तरफ अगर बात की जाए तो 1000 BC के आसपास यानी उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का भी खोज हो गया था। लोहे के खोज होने के बाद क्या हुआ था तो एक भारतीय इतिहास में एक नई क्रांति आई थी और उसी क्रांति के फलस्वरूप जो है नए नए आपको अस्थायी जीवन जीने लगे लोग और महाजनपद का निर्माण होता है। तो महाजनपद के पीछे निर्माण के कारणों को चलिए अच्छे से देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं 600 BC पूर्व का यानी आपको उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल में इस समय जो है लोहे का आगमन हो चुका था। लोहे का आगमन होने से क्या हुआ था तो कृषि कार्य आसान हो गया था। कृषि कार्य जब आसान हो गया तो लोग खेती बाड़ी करने लगे थे और एक जगह जब खेती बाड़ी करने लगे, जब भूमि उपजाऊ हो गया तो लोग वहाँ पे अस्थायी निवास यानी आपको एक ही जगह लोग बसने लगे। अब एक जगह लोग मान लीजिए बहुत सारा कोई बस रहा है तो वहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और जीवन प्रभावित होगा ही, क्योंकि जब एक जगह लोग रहेगा तो वहाँ पे एक चीज़ें दूसरे को बेचने के लिए आर्थिक सहायता लेना ही पड़ेगा। वहाँ पे शासन चलाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था होना चाहिए और सभी धर्म के लोग रह रहे हैं तो इन सभी धर्मों में जो है इनके जीवन को जो है प्रभावित किया था कौन तो ये लोहे के आगमन से। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम लोग पिछले जब पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल में यानी वैदिक काल में, तो वैदिक काल में आपको देख रहे थे कि जो परिवार की सबसे छोटी इकाई थी वह थी कुल। बहुत सारा कुल मिलाकर ग्राम बना था, बहुत सारा ग्राम मिलकर विश्व बना था और विश्व मिलकर जन बना था और ये आपको पूर्व वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ था तो ये जनपद का रूप ले लिया था और जनपद में जो क्या हुआ था तो जनपद जो है अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अस्थायी निवास लोग बस गया था, तो जनपद का जो है प्रभुत्व फैलाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारा जनपद मिलकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगा और फिर बहुत सारा जनपद मिलकर महाजनपद का जो है निर्माण किया था। तो आज का जो टॉपिक है वह महाजनपद ही है। और एक तरफ 600 BC में जो है देख ही लिए थे कि धार्मिक आंदोलन को हम लोग पढ़े थे और धार्मिक आंदोलन के अंदर हम इन सभी धर्मों के बारे में भी पढ़ चुके थे। तो ये था महाजनपद। और महाजनपद के बारे में अगर बात करें तो महाजनपद का जो जानकारी मिलता है वह मिलता है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से। इसके दो ग्रंथ है, दोनों से महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है तो वह है अंगुत्तर इकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों से जो है महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद रखिएगा। अब हम बात करें कुल महाजनपद कितने थे तो 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली था वह था मगध। बाद में यही जो मगध है अपने मगध का उत्कर्ष जब हम लोग पढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य बना था और उस साम्राज्य को बनने में जो है बहुत सारा महाजनपद मिलकर एक साम्राज्य बनाया था। तो उसके बारे में हम अगला क्लास में जब आएगा मगध का उत्कर्ष तो उसमें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं महाजनपद। तो अभी देखे हैं महाजनपद जो है कुल महाजनपद 16 है। तो यहाँ पे 16 को जो है आसान याद करना बहुत आसान है। देखिए हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में ये दिख रहे हैं ये भारत के नक्शा, ये जो है उस समय का जो आपको महाजनपद था ये उसका आपको वर्तमान स्थिति बता रहा है कहाँ कहाँ पे था। लेकिन हम उस समय की बात करें, देखिए जब ये 600 BC में सब जब भारत था यानी आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत की बात की जाए तो यहाँ पे महाजनपद इस स्वरूप में दिखता था। यानी भारत का नक्शा जो है उस समय ऐसा दिखता था। यानी अगर आप इधर देखेंगे तो म्यांमार आपको भारत में ही आता था। यहाँ पे जो आपके पड़ता है बांग्लादेश या आपके जो भी कंट्री इधर था ये सब का कंट्री आपको पड़ता था भारत में ही। ऊपर की बात करिए तो देखिए यहाँ पे आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो अभी वर्तमान में दिखता है ये सभी भारत के अंतर्गत ही आता था। और ये जो मैप है आपके 600 BC का है। अब यहाँ पे देखिए महाजनपद जो है कुल महाजनपद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16 महाजनपद और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वह था आपका मगध यानी वर्तमान आपके पाटलिपुत्र यानी पटना वाला क्षेत्र। तो ये सबसे शक्तिशाली था। अब यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कौन सा महाजनपद कहाँ वर्तमान स्थिति रखता है भारत के मैप पे। तो यहाँ पे इसको याद करना बताए हैं कि आसान है। इसको कैसे याद रख सकेगा तो यहाँ पे देखिए
अगर हम बात करें कुल 16 महाजनों पद में, तो वर्तमान अगर भारत की बात करें तो वर्तमान भारत से जो है 2 ऐसा आपको महाजन पद है जो भारत से बाहर पड़ता है। एक आपका है गांधार और दूसरा है कंबोज। गांधार की बात करें तो ये यहाँ पे देखिए ये पड़ता है यहाँ पे ये पाकिस्तान में। उसके बाद ये जो कंबोज है, कंबोज पड़ता है एकदम सीमा पे, यानी जो अफगानिस्तान और जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है ये आपको वहीं पे पड़ता है। तो ये अभी वर्तमान भारत से बाहर हो गया 2। उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजन पद पड़ता है और 8 महाजन पद यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम पढ़ता है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ इसके बारे में डिटेल से पढ़ना आपका धर्म बनता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछेगा। तो यहाँ पे इन सभी जितने भी आपके महाजन पद है इन सभी को हम लोग पूरे डिटेल से कवर किया है आगे, तो आगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में काशी था, कौशल था, पांचाल था, चेदी, मल, वत्स, कुरु और सुरसेन। यहाँ पे इसकी राजधानी भी थी सबकी सभी जनपदों की, तो यहाँ पे हम लोग इसकी राजधानी को भी देखेंगे। अब तो ये हो गया उत्तर प्रदेश से 8, भारत से बाहर 2, और बिहार की बात करें तो बिहार से कुल 3 आपके महाजन पद थे। उसमें पहला था मगध, दूसरा अंग और तीसरा आपका वज्जी। तो ये 3 जो है बिहार से था, और यही बिहार का जो है मगध जो है बहुत इसमें शक्तिशाली था, और यहीं से मगध साम्राज्य जो है जन्म लिया था। उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हम लोग कितना देख लिए, 8, 3, 11 और 11 और आपका ये हो गया 2 कितना 13 देख लिए। अब बचा मात्र हम लोग यहाँ पे 3। तो उसके बाद 3 की अगर बात करें देखिए एक आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पे अवंती है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में अवंती था। उसके बाद बात करें अस्मक, अस्मक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजन पद कौन था, तो यही आपके अस्मक था जो महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन घुमा कर भी पूछता है, ऐसा पूछता है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में या गोदावरी नदी के दक्षिण में कौन ऐसा एकमात्र जो है महाजनपद था, तो आपके अस्मक था। अगर उसके बाद बात करें तो एक आपके राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान में मत्स्य था, ये आपका महाजन पद। तो यहाँ पे 16 महाजन पद को एक बार आप देख लिए होंगे। ये आपको वर्तमान भारत की मैप पे पड़ता है, लेकिन उस समय यहाँ पे आप देखिए ये आपका पड़ता है कंबोज। जो कंबोज और गांधार है ये भारत से दोनों बाहर था। यहाँ पे देखिए एक कुरु था जो अभी वर्तमान में आप देखते हैं दिल्ली, कुरुक्षेत्र, या आप पढ़े होंगे, या आपको इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। जब हम लोग पढ़े थे वैदिक सभ्यता तो वहाँ पे भी इसको देखे थे, कुरु जनपद था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे देखिए ये आपका मगध वाला देख लिए, अंग देख लिए, ये सब आपके पड़ता था बिहार वाला क्षेत्र में। उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए मल्ल, कौशल हो गया, पांचाल हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, ये सब आपको पड़ता था उत्तर प्रदेश में। तो ये भी याद रखिएगा। अवंती वाला यहाँ पे देखिए वर्तमान में जो मध्य प्रदेश पड़ता है वो वाला क्षेत्र है। ये वाला आपका कौन सा क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र वाला जो पड़ता है अस्मक, जो एकमात्र दक्षिण में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मत्स्य वाला, यहाँ पे वर्तमान में राजस्थान पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको मैप से देखने पर ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, तो आप यहाँ पे इसको देख लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए महाजन पद के बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करें 16 महाजन पद में, तो 16 महाजन पद में 2 ऐसा महाजन पद था जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था था। यानी गणतांत्रिक मतलब क्या हुआ, यानी गण मतलब होता है लोगों का समूह, यानी लोगों के द्वारा यहाँ पे शासन चलता था, और वह आपके था वज्जी और मल्ल। तो यहाँ पे वज्जी और मल्ल को याद रखिएगा, एकमात्र 2 ही था जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था था। बाकी महाजन पद में क्या था, तो राजतंत्रिक व्यवस्था था, यानी यहाँ पे राजा का शासन चलता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो ये आपको दूसरे जगह था, लेकिन 2 आपको याद रखना है, वज्जी और मल्ल। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, देखिए जितने भी महाजन पद पढ़े हैं तो वहाँ पे देखिए जज संयुक्त वाला, यानी आपको 2 अक्षर ऐसा वाला, या आपको यहाँ पे देखिए ल 2 है, तो ऐसा अक्षर वाला मात्र 2 ही है, यही आपका वज्जी और आपके मल्ल है। तो यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 ज लिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जज संयुक्त। यहाँ पे देखिए 2 ल है तो ल संयुक्त। तो ऐसा वर्ड वाला जो है 2 वर्ड, यही दोनों पे जगह क्या था, तो आपको गणतांत्रिक व्यवस्था था। तो ये आपको दोनों याद रखिएगा। और वज्जी का ही राजधानी हुआ करता है लिच्छवी, और लिच्छवी जो है वैशाली में पड़ता था। और लिच्छवी का बात याद करें तो लिच्छवी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से कवर करेंगे। यहाँ पे लिच्छवी की अगर बात करें तो लिच्छवी जो है विश्व का पहला गणतंत्र को यह स्थापित हुआ था पूरे विश्व में, तो आपको लिच्छवी ही था। सबसे पहले जो गणतांत्रिक व्यवस्था लागू हुआ था यही आपके लिच्छवी पे हुआ था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो आपके लिच्छवी कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, यानी वज्जी जो है बिहार में ही है, तो आपको बिहार से ही शुरू हुआ था गणतांत्रिक व्यवस्था। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। ये चीज़ें जब आप बिहार के एग्जाम दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे बिहार टेट का एग्जाम होने वाला है, बिहार टीचर वाला, या बीपीएससी का एग्जाम होगा,
या आपको बिहार दरोगा का एग्जाम होगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ा अंदर से याद रखना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप। आगे हम बात करते हैं दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, अभी बताए हैं आपको असमक जो पड़ता है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन घुमा के ये पूछता है आपको नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन है, तो ये आपको कौन है, असमक, यानी जो महाराष्ट्र वाला है। आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पर चलिए जितने भी महाजनपद है उनको हम देखते हैं और उनसे संबंधित जो फैक्ट है उसको देखेंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मगध की बात करें तो मगध पड़ता है आपके बिहार में। अब जो भी बिहार का एग्जाम देते हैं बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मगध के बारे में तो मगध जो है सभी 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये जो आपके वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें भारत में कहाँ पड़ते हैं, तो आपको बताए हैं ये गंगा के किनारे मगध वाला यानी पाटलिपुत्र वाला एरिया था। तो यहाँ पे देखिए ये दक्षिण बिहार यानी पटना और गया वाला जो क्षेत्र है, अगर हम बात करें ऐसे बिहार का जो ऐसे नक्शा बनाइएगा तो ऐसे गंगा नदी आता है और यहाँ पे आपका पाटलिपुत्र है और इधर गया है। तो ये आपको जो दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र है वो आपको जो उस समय का मगध था अभी वर्तमान में पड़ता है कौन सा जिला, तो आपके पटना और गया। तो ये आपको वर्तमान स्थिति है किसका, तो मगध का है। उसके बाद बात करें मगध का जो राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो वह आपको राजगिरी यानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र का तो बहुत ये आपको पुराना नाम है और ये बहुत फेमस है इतिहास के दृष्टिकोण से। विश्व का सबसे प्राचीन अगर कोई वैभवशाली महानगर हुआ था तो आपको यहीं पाटलिपुत्र ही हुआ था। वर्तमान बिहार की जो राजधानी है यहीं पाटलिपुत्र का नाम अभी वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, जो अभी वर्तमान बिहार की राजधानी है। और ये जो आपको पाटलिपुत्र है कई ऐतिहासिक जो है वंश है उसके राजधानी रह चुका है। जैसे अगर हम बात करें शिशुनाग वंश में, शिशुनाग वंश के समय भी जो राजधानी आपको पाटलिपुत्र हुआ करती थी। नंद वंश के समय में भी पाटलिपुत्र था, मौर्य वंश के समय में भी पाटलिपुत्र था, और गुप्तों के भी समय में भी जिनकी राजधानी जो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और पाटलिपुत्र राजधानी के जो पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है क्यों यह राजधानी हुआ करती थी और यह क्यों जो है मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। क्योंकि अगर हम बात करें पाटलिपुत्र का या मगध का, तो मगध वाला जो एरिया है उसके जो है पाटलिपुत्र पड़ता है उसके चारों ओर जो है दुर्ग वाला एरिया था, यानी पहाड़ी वाला इलाका था जो चारों तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से घिरा हुआ था। जब हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य तो उसमें हम लोग इसको डिटेल से कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मगध के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली था और यहीं से आपको मगध साम्राज्य बना था। तो यहाँ पे देखिए मगध की भौगोलिक स्थिति को भी हम देख लेते हैं। मगध की बात की है तो दक्षिण बिहार वाला ये स्थिति है और ऊपर इसके आता था गंगा नदी, क्योंकि ये बताए हैं कि आपको बिहार को 2 भागों में ऐसे गंगा नदी बांटता है। तो आपको नीचे वाला दक्षिण था और ऊपर ही इसके गंगा नदी था। तो यहाँ से देखिए एक तरफ गंगा नदी है। अगर हम बात करें नीचे यानी दक्षिण में तो आपको विंध्य पर्वत तक जो है मगध फैला हुआ था। पूर्व में आपको चंपा नदी था, चंपा नगर भी था और चंपा नदी भी था, और इसके बगल में थोड़ा सा आपको एक अवंती महाजनपद था। ये जो आपको चंपा नदी था वो आपको अवंती को 2 भागों में यानी मगध और अवंती के बीच में एक नदी था जो दोनों को विभाजित करता था, यही आपको चंपा नदी था। उसके बाद पश्चिम में था सोन नदी। अभी भी आप बिहार की राजधानी बिहार की चौहदी देखिएगा तो बिहार में आपको इधर देखिएगा जो नदी है इधर आपको सोन नदी निकलता है इधर से। तो ये आपको उस समय का जो है ये मगध का जो है भौगोलिक स्थिति था। अब यहाँ पे देखिए जो मगध था अभी बाद में जब हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, जब यहाँ पे जितने भी महाजनपद थे तो महाजनपद में एक संघर्ष का दौर चला अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, और उसमें जो सबसे तेजी से फैला वह फैला मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य कैसे बना, तो यहाँ पे जितने भी महाजनपद थे, महाजनपद मिलकर यानी कुल इसमें बहुत ऐसे महाजनपद मिले लेकिन 4 मुख्य महाजनपद थे जो मगध साम्राज्य को बनने में यहाँ पे हेल्प किया था। तो यहाँ पे मगध में देखिए आपको एक खुद मगध महाजनपद, उसके बाद अवंती था जो इसके बगल में था, उसके बाद कौशल था यानी आपको मगध से थोड़ा ऊपर था, और वत्स था। ये जो सब आपको था ये सब मिलाकर मगध साम्राज्य बना था। जब हम लोग मगध साम्राज्य आगे पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। और ये जो मगध साम्राज्य बना था, राजवंश बना था, इस पे जो है बहुत सारे वंशों ने शासन किया था। आपको अगर बात करें तो इसका ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं, जैसे हसीना मासू के साथ है। अगर हम बात करें मगध साम्राज्य पे तो यहाँ पे देख सकते हैं ह से यहाँ पे हर्यक वंश, स से यहाँ पे शिशुनाग और न से जो है नंद वंश, ये हो गया हसीना। मासू की बात करें देखिए म से मौर्य वंश, स से सुग वंश और क से कन्नव वंश, और यहाँ पे 7 से सातवाहन वंश। तो ये जो है आपको जितने भी यहाँ पे 7 जो वंश है वह सभी मगध साम्राज्य पे शासन किए थे। लेकिन इसके बीच में बहुत सारा जो है उथल पुथल हुआ है। जैसे अगर हम बात करें जैसे नंद वंश इसमें जो समाप्त होने वाला था घनानंद, तो उस समय सिकंदर आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पे ये जो 3 वंश है यही मुख्य रूप से माने जाते हैं जो मगध साम्राज्य पे
शासन किए थे। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है, ये तीनों को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जब आपको घनानंद के बाद सिकंदर आता है, फिर सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य हराता है, उसके बाद आपको मौर्य वंश का स्थापना होता है। फिर मौर्य वंश के बाद जो है आपको 2 ब्राह्मण वंश देखने को मिलता है, वो आपका शुंग वंश और कण्व वंश। तो ये ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आते हैं। तो मेन जो है मगध साम्राज्य की बात की है तो वह 3 ही है, आपको हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। तो इसके बारे में अगला जो आपका क्लास आने वाला है मगध का विस्तार, मगध का उत्कर्ष, उसमें हम लोग इन तीनों टॉपिकों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं, मगध देख लिए, अब हम चलते हैं अगला महाजनपद, वह है अंग। अंग की बात करें तो ये भी आपके बिहार में पड़ता था। अंग की बात की जाए तो वह जो वर्तमान स्थिति इसका है वह भागलपुर और मुंगेर जो जिला है वह आपके अंग पड़ता है। इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। चंपा की बात करें तो यह आपका नदी बंदरगाह भी था। अभी हम देखे हैं यहाँ पे जो चंपा जो था मगध और अंग को ये 2 भागों में बांटता था। ये जो है एक नदी बंदरगाह भी था जो आपको व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और प्राचीन काल में ये जो चंपा था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो मालिनी के नाम से जाना जाता था। और बुद्धकालीन अगर हम बात करें, बुद्ध के समय में 6 महानगर की आपको बताया गया था कि 6 महानगर जो है बुद्ध के समय में था, तो उसमें एक नगर आपका चंपा भी था। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे अंग के बारे में। तो मगध का जो शासक था बिंबिसार, बिंबिसार के द्वारा अंग का शासक जो था ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने हरा दिया था और अंग को मगध में मिला लिया था। जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे आपके आगे हर्यक वंश, तो ये आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अगर हम बात करते हैं वज्जी का, वज्जी की बात करें तो वज्जी भी पड़ता है बिहार में। वज्जी की बात करें तो ये वज्जी जो था 8 संघ मिलकर वज्जी का निर्माण किया था। और ये जो 8 संघ था आपको वर्तमान बिहार और नेपाल वाला क्षेत्र था, और यही 8 संघ मिलकर जो है वज्जी का निर्माण हुआ था। अब इसमें 8 क्षेत्र कौन कौन था, तो कुंडग्राम था, विदेह था, लिच्छवी थी, गायत्रिक था, भोज था, इक्ष्वाकु था, कौरव था या उग्र था। ये 8 जो है आपको संघ है मिलकर वज्जी संघ के यानी आपको वज्जी महाजन पद का निर्माण हुआ था। और ये जो वज्जी वर्तमान में पड़ता है आपको वैशाली जिला, जो आपके वर्तमान में हाजीपुर देखते हैं उसी को वैशाली बोला जाता है। उसके बाद आपको मुजफ्फरपुर जिला है और मुजफ्फरपुर जिले के एक बसाठ जिला है। तो यहाँ पे ये जो आपका वर्तमान स्थिति पड़ता है वज्जी का जो राजधानी हुआ करता है वह आपको वैशाली, जो हाजीपुर है यही वर्तमान में वैशाली कहा जाता है। ये वज्जी की राजधानी उस समय हुआ करती थी। तो ये आपको चीज़ें याद रखना है वज्जी से। अब हम वज्जी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए इससे संबंधित अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आपको इतिहास से संबंधित है। जैसे महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जो है वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। यानी जो यहाँ पे देखिए हम लोग एक संघ देखे हैं ज्ञात्रिक, इसी कुल के आपको संबंधित है महावीर स्वामी। क्योंकि यहाँ पे कैसे संबंधित है, तो महावीर स्वामी की जो माँ थी त्रिशला देवी वो लिच्छवी गण की थी। तो यहाँ पे देखिए ये लिच्छवी गण से भी संबंधित है। तो यहाँ पे आपको मतलब यहीं से ये संबंध रखते थे आपके महावीर स्वामी। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की बहन से शादी किया था। लिच्छवी की ही आपको शासक था चेटक, और चेटक का जो एक बहन थी उसी के बहन से बिंबिसार ने भी शादी किया था। जब हम लोग हर्यक वंश पढ़ेंगे तो आपको आगे मिलेगा। और यहाँ पे ये जो शासक जो आपको जो चेटक की जो बहन थी इसी से अजातशत्रु का जन्म लिया था, जो अजातशत्रु है अंग महाजन पद का शासक बना था। तो ये आपको चीज़ें याद रखिएगा। जबकि हम बात करें वज्जी से, देखिए बौद्ध धर्म से क्या क्या संबंध रखता है, तो महात्मा बुद्ध जो है लिच्छवियों के नियंत्रण पर ही वैशाली गए थे। आपको मालूम होगा वैशाली की ही एक नर्तकी थी अम्रपाली। अम्रपाली से जो है भगवान बुद्ध हर एक 5वें वर्ष मिलने जाते थे, और वहाँ पे एक विहार जो भी बना था, यानी आपको बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए एक विहार भी आपको प्रदान किया गया था महात्मा बुद्ध के लिए। तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। और वज्जी में ही अगर बात की जाए तो गणतात्मक व्यवस्था था। ये बताया है कि वज्जी और आपके मल्ल, जजा संयुक्त वाला और लला संयुक्त वाला, यहाँ पे क्या था, गणतात्मक व्यवस्था थी, बाकी जगह राजतंत्रात्मक था। तो वज्जी में आपको याद रखिएगा गणतात्मक व्यवस्था था। आगे हम बात करेंगे काशी के बारे में। काशी पड़ता है वर्तमान उत्तर प्रदेश में, काशी यानी बनारस, वर्तमान आपका उस बनारस हो गया है। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए वाराणसी पड़ता है, वाराणसी को बनारस भी बोलते हैं। ये आपके पूर्व उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग जो है वह काशी वाला क्षेत्र है, और इसका राजधानी जो हुआ करता था काशी का वह वाराणसी ही था। अगर हम बात करें काशी से तो देखिए काशी की देखिए 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ के जो पिता थे अश्वसेन, वो आपको इसी काशी के राजा हुआ करते थे। जो जैन के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। यहाँ जैन तीर्थंकर की बात करें तो जैन जो तीर्थंकर थे वहाँ पे 3 तीर्थंकरों का जन्म स्थली जो है आपको काशी में था।
और कौन कौन से थे, तो आपको देखिए सुपार्श्व थे, एक आपको श्रेयांसनाथ थे और तीसरे आपके पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे आपके महावीर किसके, तो आपको जैन धर्म के। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे वर्तमान जो बनारस है अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है, आपको मालूम होगा। यहाँ पे आपको दशाश्वमेध, जैसे आप वो घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट, उसके बाद आपको मणिकर्णिका घाट, ये सब आपको फेमस घाट है। आप अगर घूमे होंगे बनारस में जाकर तो आपको मालूम होगा। आगे हम बात करेंगे वत्स का। वत्स की बात की जाए तो ये भी आपको वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसका जो वर्तमान स्थिति है वो आपको प्रयागराज, जो अभी आपको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, और यही प्रयागराज और आपके मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र है ये आपको उस समय का वत्स था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वत्स की, वह थी कौशाम्बी। कौशाम्बी की बात करें तो यमुना तट पर बसा हुआ जो आधुनिक आपका एक गांव है, कस्बा, वह है कोसम। ऐसा माना जाता है कि यहीं आपका कोसम जो था उस समय जो है वत्स की राजधानी हुआ करती थी, जो उस समय कौशाम्बी के नाम से जाना जाता था। और इसी वत्स का शासक था उदयन, जो बुद्ध के समय में था, इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी है जो घोषिता राम के मठ से नाम से फेमस है, यही आपको वत्स का, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका महाजनपद है चेदी। चेदी की बात की जाए तो ये भी आपके पड़ता है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। चेदी जो है आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है जो यमुना नदी के तट पे है। और चेदी की राजधानी हुआ करती थी सुक्तिमती। सुक्तिमती की बात करें तो वर्तमान जो ग्वालियर क्षेत्र है चंदेरी कस्बा के नाम से, ये आपको उस समय का सुक्तिमती था। शासक की बात करें यहाँ के तो शिशुपाल था जो महाभारत के समय में था, और आपको महाभारत के अनुसार इसी शिशुपाल की हत्या किया गया था आपको भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। सुदर्शन चक्र में ऐसे में बात करें तो कैसा ये जो आपका धार होता है वो कितना होता है, तो ये आपको 6 धार होती है। ये भी चीज़ें आप एक बार थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। इसी से जो है शिशुपाल की हत्या की गई थी, जो चेदी महाजनपद का शासक था। अब हम बात करेंगे सूरसेन। सूरसेन जो है वे भी आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूरसेन का जो वर्तमान स्थिति है वो आपको मथुरा वाला इलाका जो वर्तमान में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। राजधानी भी इसका मथुरा हुआ करती थी जो यमुना नदी के तट पर था। और यहाँ पे सूरसेन का शासक कौन था, तो अवंती जो पुत्र था जिसको भगवान कृष्ण या यदुवंश के नाम से जानते थे। आपको मालूम होगा मथुरा, आपको जो मथुरा नरेश जो बोला जाता था, तो यहाँ पे अवंती पुत्र या भगवान कृष्ण बोल सकते हैं। और ये सब जो है यदुवंशी के नाम से जाने जाते थे। तो ये मथुरा के रहने वाले थे। और यहाँ पे मेगास्थनीज के द्वारा जो बुक लिखा गया था इंडिका में भी आपको सूरसेन का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये सूरसेन से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे पांचाल की अगर बात की जाए तो वर्तमान स्थिति जो पड़ता है वह आपको बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो जिला है आपके, ये वर्तमान में पड़ता है पांचाल वाला क्षेत्र में। और इसकी राजधानी की बात करें तो ये यहाँ पे आपको पांचाल की 2 राजधानी थी। जैसे इसको 2 भागों में बांटा गया था, तो उत्तरी जो पांचाल था उसकी राजधानी आपको था अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल का राजधानी हुआ करता था काम्पिल्य। अहिच्छत्र की बात की जाए तो ये बरेली का जो वर्तमान रामनगर है उससे चिन्हित किया गया है अहिच्छत्र को, जबकि जो काम्पिल्य है वो आपको फर्रुखाबाद में पड़ता है। तो ये आपको वर्तमान वाला क्षेत्र है, तो इसको देख लीजिएगा। पांचाल का जो उल्लेख है वह आपको महाभारत और अष्टाध्यायी में भी मिलता है, क्योंकि यही पांचाल से जो थी द्रौपदी आपको मानी जाती है। महाभारत के समय में जो द्रौपदी थी जो आपको पांडवों की क्या थी, तो पत्नी थी। और ये का जो संबंध था वही इसी पांचाल से था। आगे बात करेंगे हम लोग कुरु की बात करें तो कुरु जो है वर्तमान वाला दिल्ली जो क्षेत्र पड़ता है आपको, दिल्ली और आपके ये उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है और थानेश्वर क्षेत्र, तो ये सब क्षेत्र आपको उस समय का ये कुरु था। इसकी राजधानी जो थी आपको 2 उस समय राजधानी हुआ करती थी। जैसे एक था इंद्रप्रस्थ जो आपको वर्तमान दिल्ली वाला क्षेत्र है जो यमुना नदी के तट पे है, जबकि एक था आपको हस्तिनापुर पर आपको पड़ता है मेरठ में, यानी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली थानेश्वर वाला जो क्षेत्र था वो आपको हस्तिनापुर वाला क्षेत्र था, जो गंगा नदी के तट पे है। तो इसका 2 राजधानी याद रखिए कुरु का, एक आपको गंगा नदी के तट पे और दूसरा यमुना नदी के तट पे। आगे हम बात करेंगे कुरु के बारे में, तो इसे आपको अगर बात की जाए कुरु के बारे में तो कुरु जो है इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता था। और कुरु राज्य का संबंध जो है युधिष्ठिर के परिवार से था, जो कौरवों के नाम से जानते हैं। तो इनका जो संबंध आपको युधिष्ठिर के परिवार से माना जाता है कुरु के बारे में। अगला आपका है अवंती की बात करें तो यह पड़ता है वर्तमान मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जिला है जो नर्मदा नदी के तट पे है, यह वर्तमान स्थिति है अवंती का ही शासक था चंद्रप्रदोत जो बुद्ध के समकालीन था। और एक समय चंद्रप्रदोत को जो है बहुत खतरा बीमारी हो गया था उस समय, जिसको पीलिया के नाम से जानते थे। और यहाँ पे पीलिया का जो है उस समय इलाज बहुत असंभव था। तो यहाँ पे हर्यक वंश का जो शासक था बिम्बिसार ने अपने जीवक नामक एक वैद्य था उसको भेजा था अवंती के शासक को इलाज करने के लिए, और वहाँ पे पीलिया इसको ठीक कर दिया गया था। उसके बाद मगध के साम्राज्य को फैलाने में जो है
आपको बिंबिसार ने इसके साथ संबंध बना लिया था, तो ये भी आपको याद रखिएगा। और अवंती के अगर बात की जाए तो अवंती को एक नदी था जो 2 भागों में बांटा था, वह नदी था वेत्रावती। वेत्रावती नदी जो है 2 भागों में बांटा था, इसलिए इसको एक हो गया था उत्तरी अवंती और दूसरा हो गया था दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती था जो उज्जैन के इसका राजधानी था, और जो दक्षिणी अवंती था उसका महिष्मती राजधानी था। तो ये आपको इसका भी 2 राजधानी, इसको याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है गुप्तों की राजधानी जो है अवंती बना था। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं मत्स्य का। मत्स्य जो है ये आपको पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान का जो वर्तमान अगर बात की जाए स्थिति इसका, तो जयपुर और भरतपुर और अलवर जो क्षेत्र है ये पड़ता है मत्स्य वर्तमान नगर का। और ये अगर बात की जाए मत्स्य का, तो चंबल और जो सरस्वती नदी है इसी के बीच वाला जो क्षेत्र था वो मत्स्य नदी के बीच में जो मत्स्य वाला क्षेत्र था। और मत्स्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो वह हुआ करती थी विराटनगर। विराटनगर इसका नाम पड़ा था क्योंकि उस समय का राजा था विराट, और विराट के द्वारा ही एक नगर बसाया गया था विराटनगर। तो यहाँ पे मत्स्य की राजधानी यही विराटनगर था और यहाँ के शासक था विराट। तो ये आपको याद रखिएगा। और अगर हम बात करें मत्स्य का, तो महोत्स्य के बारे में याद रखिएगा कि पांडव जो थे जब इनका वनवास हुआ था तो 13 वर्षों तक जो वनवास किए थे आपको इसी मत्स्य नामक जो है महाजनपद था इसी में किया गया था। आगे हम बात करेंगे कम्बोज का। कम्बोज की बात करें तो ये आपको पड़ता है कहाँ पे, तो कश्मीर और जो है भारत का, और उधर आपका पाकिस्तान वो वाला क्षेत्र में। तो वर्तमान स्थिति इसका देख लीजिए, जैसे आपको पूंछ जो क्षेत्र है कश्मीर का, ये आपको पूंछ वाला क्षेत्र पड़ता है कश्मीर में, जबकि राजौरी और जो हाजरा जिला है ये पाकिस्तान में। तो ये आपको भारत से थोड़ा सटा हुआ है, लेकिन ये पड़ता है आपको पीओके में, इसलिए आपको ये पाकिस्तान माना जाता है, यानी आपको भारत से बाहर माना जाता है। और यहाँ पे कम्बोज की राजधानी जो थी वो आपको हाटक थी, जो आपको राजपुर के नाम से जाना जाता है। कम्बोज की बात की जाए तो यहाँ पे कम्बोज कौटिल्य ने कम्बोज का जो है वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है, तो कौटिल्य ने। किसको, तो कम्बोज को। क्यों कहा है वार्ता शस्त्रोपजीवी, क्योंकि यहाँ पे के जो लोग थे कम्बोज के कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते थे, इसलिए जो है कौटिल्य ने कम्बोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। प्राचीन काल में जो है कम्बोज था वो आपको वो घोड़े के लिए जाना जाता था, बहुत प्रसिद्ध था कम्बोज। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे गांधार का। गांधार की बात करें तो ये भी पड़ता है आपको भारत से बाहर, यानी पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का जो आपको जो रावलपिंडी, पंजाब और पेशावर वाला क्षेत्र है ये आपको गांधार वाला क्षेत्र है वर्तमान में। और राजधानी इसका हुआ करता था तक्षशिला। तक्षशिला आपको बहुत फेमस है, नाम याद होगा। और तक्षशिला की बात की जाए तो रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भरत के जो पुत्र थे तक्ष के द्वारा ही जो है तक्षशिला शहर की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा। और यहाँ गांधार का जो शासक था वह था पुष्प कलावती, जो बिंबिसार का पुत्र था। तो ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। कालांतर में जो है गांधार की बात करें तो गांधार पर जो है आपको ईरान यानी फारस का अधिकार हो गया था। जब हम लोग विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर चर्चा मिलेगी। आगे हम बात करेंगे अस्मक की। अस्मक की बात करें तो आपको यह वर्तमान स्थिति पड़ता है गोदावरी नदी, यानी दक्षिणी गोदावरी नदी जो है उसके दक्षिण में पड़ता है, यानी आपके महाराष्ट्र वाला इलाका जो है आपको अस्मक के नाम से जानते हैं। और वह इसका जो राजधानी हुआ करता था वह आपको हुआ करता था पोटली। और पोटली या आपको अन्य नाम से भी, जैसे इसी को बोला जाता है पोथान, तो पोथान या पोटली ये राजधानी थी अस्मक की। एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित यह महाजनपद है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि गोदावरी और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित कौन सा महाजनपद है, तो आपको अस्मक है। आगे बात किया जाए तो अगला है मल्ल। मल्ल की बात करें तो यहाँ पे यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मल्ल जो है इसका वर्तमान स्थिति हम लोग देखें तो यह देवरिया जिला, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, ये जो आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये आपको वर्तमान जो है मल्ल के नाम से जो है मल्ल जो वाला जो क्षेत्र था यहाँ पड़ता था। और इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पे 2 राजधानी था मल्ल का, एक था कुशीनगर जो आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उसके बाद बात करें पावापुरी का जो आपको नालंदा बिहार में पड़ता है। और ये दोनों जो जगह है बहुत फेमस है, आपको जैसे जैन धर्म और बौद्ध से संबंधित है, तो यहाँ से भी पॉइंट पूछता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मल्ल का, तो मल्ल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। उसके बाद यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी यही आपको कुशीनगर में हुआ था। उसके बाद बात करें पावापुरी में, अगर बात करें तो पावापुरी जो है यहाँ पे ये महावीर स्वामी यहाँ पे पहला उपदेश दिए थे, और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। तो ये आपको मल्ल से याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे कोसल के बारे में। कोसल जो है ये भी पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे जो वर्तमान स्थिति इसका बात करें तो जो अवध है, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच,
ये जो है वर्तमान स्थिति पता आपको बताता है कौशल का। और कौशल की जो राजधानी थी, आपको इसका भी 2 राजधानी था, जैसे एक उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी बात की जाए तो श्रावस्ती। श्रावस्ती की बात करें तो ये आपको बुद्ध के समय में पता, आपको मालूम होगा भगवान बुद्ध जो है आपको श्रावस्ती काल से संबंधित है। उसके बाद में जो है यह अयोध्या कर दिया गया था महाकाव्य काल में। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखिएगा। उत्तरी कौशल की राजधानी आपको श्रावस्ती और अयोध्या थी। बुद्ध के समय में श्रावस्ती था, जबकि महाकाव्य काल के समय में अयोध्या हो गया था। और दक्षिणी कौशल की राजधानी जो हुआ करती थी वह कुशावती थी। आगे हम बात करेंगे कौशल के बारे में। तो कौशल जो नरेश थे, यानी जो कौशल का शासक थे, वह थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत भी आपको बुद्ध के समकालीन थे। और यहाँ पे प्रसेनजीत ने अपनी बहन की जो शादी है बिंबिसार से किया था, और अपनी पुत्री की शादी यहाँ पे अजातशत्रु से किया था। तो ये पॉइंट प्रसेनजीत के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कौशल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो जीवन व्यतीत ये कहाँ पे किए गए थे, तो यहाँ पे इसी कौशल महाजन पद में किया गया था। और यहाँ का जो जेतवन बिहार है वह बौद्ध बिहार है, यह फेमस है इसके लिए। तो ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी 16 महाजन पद थे उन सभी को देख लिया है। वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, आगे आने वाले वीडियो के लिए। अगला जो क्लास होगा वह आपको होगा किस पे, तो आपको मगध साम्राज्य पे होगा। तो उस वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।